आपसे मेरा तो पहला सवाल यही है कि अब जब प्राइस ऊपर बढ़ता जा रहा है तो हम उसके अगेंस्ट ट्रेड करने का प्लान क्यों कर रहे हैं? हम क्यों नहीं उसके साथ मूव करने का? भाई जो हज़ारों डॉलर या हज़ारों करोड़ लगा के जो बैठी है इंस्टीट्यूशन, वो कभी भी स्कैल्पिंग से पैसा नहीं बनाती होगी। पैसा बनता है फास्ट कंपैरेटिवली दूसरी ट्रेडिंग मेथड से। आज के ज़माने में जो इन्फ्लुएंसर्स है वो क्या कर रहे हैं, खुद की रील्स चलाने के लिए, खुद का माल बेचने के लिए मिसगाइड कर रहे हैं, तो लोग मिसगाइड भी हो रहे हैं। आज हमारे साथ हैं आदिब नूरानी सर, जिनके पास 13 ईयर से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है एंड ये एक प्रॉप ट्रेडर है। तो आज हम इन्हीं से इनकी स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं। तो रिटेलर को क्या करना चाहिए, क्या स्कैल्पिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? द आंसर इज यस, करनी चाहिए। बट मेथड आज हम डिस्कस करेंगे कैसे करनी चाहिए। 9:15 से 3:30 मार्केट चलती है, 6 घंटा 15 मिनट। तो क्या 6 घंटा 15 मिनट पूरा चार्ट पे चिपके हुए रखना है? क्या चार्ट्स को ताड़ते रहना है? नहीं, इट्स नॉट दैट वे। आपको टाइम फिक्स करना पड़ेगा, बिकॉज स्कैल्पिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग बेसिकली। जैसे अभी हम देख रहे हैं निफ्टी 25,325 पे चल रही है। अगर मैं बोल दूं कि यहाँ चार्ट को 2 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए बंद करता हूँ, बोलो नेक्स्ट टिक कहाँ गिरेगी? सर तो अभी रील्स के ज़माने में सबको फास्ट प्रॉफिट चाहिए, सब कुछ जल्दी चाहिए। तो स्कैल्पिंग मुझे एक लगता है तरीका है जिसमें सबसे तेज़ी से प्रॉफिट बनता है। सर आज जो ज़माना है ना शुभ भाई, वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का है। लोगों को बस ये लगाया और ये प्रॉफिट, या ये लगाया और ये उसका रिजल्ट। आज लोग पढ़ाई को भी वैसे ही देख रहे हैं, आज लोग बिजनेस को भी वैसे ही देख रहे हैं, आज लोग ट्रेडिंग को भी वैसे ही देख रहे हैं। रीज़न रीज़न है ये जो स्मार्टफोन का ज़माना है वो। पहले जब स्मार्टफोन्स नहीं हुआ करते थे या ये टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी, लोगों को मेहनत करनी पड़ती थी कुछ अचीव करने के लिए। यहाँ तो बटन दबाया और स्विगी पे 10 मिनट में ऑर्डर हाजिर। बटन दबाया, बिग बास्केट पे सब कुछ हाजिर। एंटरटेनमेंट चाहिए, बटन दबाया, इंस्टाग्राम की रील्स हाजिर। मतलब यू हैव गॉट एवरीथिंग इंस्टेंटली अवेलेबल। लेकिन दैट इज ऑल वर्चुअल। अगर आप रियलिस्टिक दुनिया में आ जाओ, अगर आप मटेरियलिस्टिक दुनिया में आ जाओ, तो आज भी ये नहीं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हो सकता है। क्यों? क्योंकि इट वर्क्स दैट वे। आप बोलो कि अगर स्कैल्पिंग में मैं तुरंत ऑर्डर लगाऊं और हर ऑर्डर मुझे प्रॉफिट दे जाए, जो मिथ है बेसिकली लोगों में। आप कोई भी नया ट्रेडर आ जाता है तो शुभ भाई क्या करता है, वो आके सीखता है कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये चार्ट पैटर्न है। मैं अगर बड़ी टाइम फ्रेम पे काम करूंगा तो मुझे पता नहीं प्रॉफिट कितने दिन में होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, छोटी टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ, 1 मिनट पे, 3 मिनट पे, 5 मिनट पे, और वहां जाके ट्रेड करूंगा, मुझे फटाफट प्रॉफिट बनेगा। अच्छा, उनकी भी गलती नहीं है। आज के जमाने में जो इन्फ्लुएंसर्स है वो क्या कर रहे हैं, खुद की रील्स चलाने के लिए, खुद का माल बेचने के लिए मिसगाइड कर रहे हैं, तो लोग मिसगाइड भी हो रहे हैं कि फटाफट पैसा बनता है। आई एग्री, पैसा बनता है फास्ट कंपैरेटिवली दूसरी ट्रेडिंग मेथड से। अगर आप स्विंग से देखो, इन्वेस्टमेंट से देखो, तो स्कैल्पिंग में पैसा अच्छा बनता है, फास्ट बनता है। बट यहाँ दूसरी चैलेंजेस है। चैलेंजेस है डिसिप्लिन की, चैलेंजेस है एग्जीक्यूशन की, चैलेंजेस है आपके रिस्क मैनेजमेंट की। आप हर बार हर टाइम स्ट्रांगली नहीं कर पाते हो। और इसीलिए आप देखोगे कि कोई भी बड़ी इंस्टीट्यूशन, भाई जो हज़ारों डॉलर या हज़ारों करोड़ लगा के जो बैठी है इंस्टीट्यूशन, वो कभी भी स्कैल्पिंग से पैसा नहीं बनाती होगी। अनडाउटेडली वो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड करते हैं, बट दोज आर मशीन बेस्ड ट्रेड्स। उसको आप ट्रेडिशनल स्कैल्पिंग जैसा कि भाई 200 आदमी बिठा के रखे हैं, 2 मिनट की टाइम फ्रेम पे, 1 मिनट की टाइम फ्रेम पे वो ट्रेड मार रहे हैं, ऐसा नहीं होता। इट्स HFT, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग है, जिसमें स्पीड का एज है। उस एज से पैसा बनता है, तो उसको तो हम कंपेयर ही नहीं कर सकते। अब हम आ जाते हैं ट्रेडिशनल वे, जो हाथ से हम मैन्युअली स्कैल्पिंग कर दे। तो कोई इंस्टीट्यूशन उस तरीके से पैसा नहीं बनाती, वैसा पैसा बनता नहीं है। तो रिटेलर को क्या करना चाहिए, क्या स्कैल्पिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? द आंसर इज यस, करनी चाहिए। बट मेथड आज हम डिस्कस करेंगे कैसे करनी चाहिए। हम सारे मिथ्स बस्ट करेंगे कि करनी चाहिए तो कैसे करनी चाहिए, आपकी पोजीशन साइज क्या होनी चाहिए, आपको कैपिटल कितनी लगानी चाहिए, आपकी टोटल कैपिटल जो है उसमें से कितनी कैपिटल पे आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। आप 100% पे तो नहीं कर सकते, तो कितने पे कर सकते हो? अच्छा, 9:15 से 3:30 मार्केट चलती है, 6 घंटा 15 मिनट। तो क्या 6 घंटा 15 मिनट पूरा चार्ट पे चिपके हुए रखना है? क्या चार्ट्स को ताड़ते रहना है? नहीं, इट्स नॉट दैट वे। आपको टाइम फिक्स करना पड़ेगा। तो सारी बातें हम करेंगे। पहले हम चले जाते हैं शुभ भाई चार्ट पे। एक थोड़ा-सा मैं सेटअप बता देता हूँ, एंड देन विल कीप ऑन डिस्कसिंग। तो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, लोगों बने रहना। डन सर, तो चार्ट्स पे चलते हैं सर। राइट। एंड स्टार्ट्स ही रखते हैं क्योंकि सर आज के टाइम में टिक बाय टिक जैसा डेटा भी मिलने लग गया है आजकल राइट। हमारे ब्रोकर्स के थ्रू। तो फ्री टाइम फ्रेम हमें एग्जैक्टली स्कैल्पिंग के लिए कितना रखें? टिक बाय टिक पे चले जाएँ, 30 सेकंड्स रखें, 1 मिनट रखें, 5 मिनट रखें, क्या कितने पे रखें हम? राइट।
तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि आपकी स्पीड क्या है उसके ऊपर निर्भर करता है। आप जहाँ पे काम कर रहे हो उधर का एनवायरनमेंट कैसा है उसके ऊपर निर्भर करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप गाड़ी लेके शहर के अंदर चलाने जाते हो, सिटी के अंदर, और पीक आवर्स हैं, तो आप चाहो तो भी उसको 100 की स्पीड पे नहीं चला सकते, आपको 20-30 की स्पीड पे, 40 की स्पीड पे ही चलानी पड़ेगी। 20-30 पे ही आप, बम्बई जैसे शहर में तो ये पोजीशन है कि आप 20-30 पे भी चला लो तो गनीमत है। और अगर आप हाईवे पे चले जाओ तो हाईवे पे आप चला पाओगे 70-80-100 के ऊपर। आप एक्सप्रेस पे चले जाओ तो 120-150 पे चला पाओगे। तो ये तो हो गया एनवायरनमेंट कि किस एनवायरनमेंट में आप ट्रेड कर रहे हो, उसके हिसाब से पहले तो आप टाइम फ्रेम डिसाइड करोगे। दूसरा, आप एक्सप्रेस हाईवे पे चले गए लेकिन वहां पे आप मारुति अल्टो लेके गए तो आपको अकॉर्डिंगली स्पीड रखनी पड़ेगी, और आप वहाँ BMW लेके गए तो अकॉर्डिंगली स्पीड रखनी पड़ेगी, अकॉर्डिंगली लेन में चलना पड़ेगा। तो इसका आंसर है ना, वन साइज फिट्स ऑल वाला नहीं है, हर एक के लिए अलग कंसेप्ट है। तो स्कैल्पिंग का बेसिक डेफिनेशन अगर आप देखो, व्हाट इज द टेक्स्ट बुक डेफिनेशन, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में आप जाके देखो या गूगल से पूछो, तो स्कैल्पिंग का डेफिनेशन क्या है? वो ट्रेडिंग स्टाइल जिसमें आप तुरंत एंट्री करते हो और तुरंत एग्जिट करते हो। अब इस तुरंत को आप सेकंड्स में भी डिफाइन कर सकते हो और मिनट्स में भी डिफाइन कर सकते हो। अगर सेकंड्स में एंट्री करो और सेकंड्स में एग्जिट करो तो वो मैन्युअली ह्यूमन बीइंग की कैपेबिलिटी नहीं है, नहीं कर पाएगा। तो व्हाट कैन ए ह्यूमन बीइंग ट्रेड? वो 1 मिनट से लेके 10 मिनट 15 मिनट तक के चार्ट ट्रेड कर पाएगा। अब अपनी मार्केट 6 घंटे की है, यहाँ 15 मिनट में ट्रेड करोगे, 5-7 कैंडल, 8 कैंडल, 10 कैंडल में टारगेट आएगा तो वैसे ही बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है। तो दैट डजंट कम इनटू स्कैल्पिंग। तो 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट तक की टाइम फ्रेम को आप स्कैल्पिंग में कंसीडर कर सकते हो, कंसीडरिंग अवर स्टॉक मार्केट वर्क्स ओनली फॉर 6 आवर्स 15 मिनट्स। अगर आप कोई 24 आवर्स की मार्केट में जाते हो तो वहां 15 मिनट को भी एक बार स्कैल्पिंग में कंसीडर कर सकते हो। अदरवाइज अपनी मार्केट में तो 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, लोग 15 सेकंड और 30 सेकंड भी जाके देखते हैं, बट आई डोंट थिंक कि वहां प्रॉपर ट्रेडिंग की जा सकती है, क्योंकि आपका ऑर्डर डलते डलते और आपके निकलते निकलते इतना मूवमेंट आ जाता है कि आपका वो रिस्क रिवॉर्ड कभी बैठने ही नहीं वाला है। सो मिनिमम इज 1 मिनट, मैक्सिमम इज 5 मिनट्स, एंड आई वुड रिकमेंड कि आप जब शुरू करते हो तो 5 मिनट से शुरू करो, फिर 3 मिनट पे आओ, फिर 2 मिनट पे आओ, फिर 1 मिनट पे जा सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, आपका 1 मिनट का, 3 मिनट का और 5 मिनट का ओवरऑल लॉन्ग टर्म का रिजल्ट लगभग एक जैसा आएगा। 1 मिनट 2 मिनट में स्ट्रेस ज्यादा आएगा, बिकॉज नंबर ऑफ ट्रेड्स विल बी मोर, नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज विल बी मोर, नंबर ऑफ डिसीजन टेकिंग। देखो जितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी शुभ भाई, जितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी उतनी ज्यादा क्या होगी, डिसीजन मेकिंग भी बढ़ेगी। और जितना ज्यादा डिसीजन मेकिंग चार्ट पे करोगे उतने प्रॉफिट होने के चांस भले ज्यादा है, एरर होने के भी चांस ज्यादा है, रिस्क नहीं मैनेज करने के भी चांस ज्यादा है, ग्रीड आने के भी चांस ज्यादा है। तो एज ऑफ नाउ हम एक काम करते हैं, 3 मिनट और 5 मिनट पे देखते हैं, 1 मिनट पे भी कोई एग्जांपल्स देख लेंगे। और मैं दिखाना चाहूंगा निफ्टी के ऊपर, क्योंकि आज की तारीख में हमको हर वीक की एक्सपायरी वाला जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो निफ्टी में ही मिलते हैं और सेंसेक्स में मिलते हैं, तो हम उन दोनों में देख सकते हैं। तो लेट्स बिगिन विद निफ्टी, फिर सेंसेक्स में भी देख लेंगे। आ जाए तो चार्ट पे देख लेते हैं, कम ऑन। ओके सर। देखो आपको क्या करना है, आप गए चार्ट पे जाके निफ्टी का स्पॉट लगाना है। हम ट्रेड फ्यूचर में भी कर सकते हैं, हम ट्रेड ऑप्शंस में भी कर सकते हैं, लेकिन देखेंगे हम सबसे पहले स्पॉट पे। अगर यही सेटअप आपको इक्विटीज में यूज करना है तो वहाँ आप इक्विटी ट्रेड करो, फ्यूचर ट्रेड करो, ऑप्शन ट्रेड करो। वहाँ पे हमारे पास तीनों ऑप्शन है। यहाँ पे हमारे पास स्पॉट ट्रेड करने का कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे पास फ्यूचर्स और ऑप्शंस दो ही ट्रेड करने के यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है। लेकिन हम देखेंगे स्पॉट पे, एक ही इंडिकेटर लगाना है, ज्यादा इंडिकेटर्स नहीं लगाने हैं। यहाँ पे इंडिकेटर लगा के देखना है और ट्रेड हम करेंगे हमारे ब्रोकर प्लेटफॉर्म पे जाके। तो मैं आपको धन पे ले जाके दिखाऊंगा कि कैसे इसको ट्रेड करेंगे, ठीक है ना। सो आई पुट ए इंडिकेटर, यहाँ पे इंडिकेटर का नाम है रिवर्सल स्कैल्पर, रिवर्सल स्कैल्पर। यस, ये मेरा ही बनाया हुआ इंडिकेटर है और मैंने कोई स्क्रैच से इसको नहीं बनाया। मैंने क्या किया है, सुपर ट्रेंड के लॉजिक को यूज किया और नीचे स्टोकेस्टिक लगेगा, दो इंडिकेटर लगे हुए दिखेंगे आपको, ऊपर सुपर ट्रेंड लगा हुआ दिखेगा, उसके लॉजिक को यूज करके बेसिकली वॉलेटिलिटी बेस्ड इंडिकेटर बनाया, और नीचे जो इंडिकेटर है वो स्टोकेस्टिक का लॉजिक यूज करके बनाया है। देखो मैं इसको लोड करता हूं, जैसे ही मैंने इसको लोड किया आप देखो ऊपर एक बैंड दिख रही है, नीचे एक ऑसिलेटर दिख रहा है। ये ऑसिलेटर जो है वो स्टोकेस्टिक की जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उसके ऊपर निर्भर है। स्टोकेस्टिक में दो लाइन रहती है बेसिकली, उसको दोनों को कंबाइन करके एक बनाया है, और ऊपर जो बैंड है वो सुपर ट्रेंड के हिसाब से वो वॉलेटिलिटी और उसके मल्टीप्लायर को, एटीआर और उसके मल्टीप्लायर को लेके बना हुआ इंडिकेटर है। इसमें कोई मैंने मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक छोटा सा चेंज मैंने ये किया है कि अगर आप गौर से देखोगे
तो इस इंडिकेटर में ऊपर एक रेड बैंड है और नीचे एक ग्रीन बैंड है, ठीक है ना। तो ऊपर जो रेड बैंड है उसके बाहर अगर निकल जाता है तो वो ओवर प्राइस्ड है, ज्यादा प्राइस हो चुका है उसका फिलहाल की वॉलेटिलिटी के हिसाब से। अभी जो वॉलेटिलिटी चल रही है जितनी उसकी मूव होनी चाहिए उससे थोड़ा ज्यादा बाहर मूव कर गया है, ये वो बताना चाहता है। अगर ये ग्रीन बैंड से बाहर नीचे निकल जाता है तो फिलहाल उसकी जितनी जाने की कैपेसिटी है पिछले कुछ कैंडल की एवरेज की वजह से हिसाब से उससे थोड़ा ज्यादा बाहर निकल गया है, ये वो बताता है। अगर आप देखोगे तो कुछ कैंडल्स आपको व्हाइट कलर की दिखेगी और कुछ कैंडल्स आपको ब्लैक कलर की दिखेगी। अब ये क्या किया है मैंने इंडिकेटर में कि जब भी ऊपर की बैंड के बाहर कैंडल क्लोज हो जाती है मैं उसका कलर व्हाइट प्लॉट करवा देता हूं, और जब भी वो बैंड के बाहर नीचे क्लोज हो जाती है तो मैं उसको ब्लैक प्लॉट करवा देता हूं। और मेरे ये इंडिकेटर में ये व्हाइट और ब्लैक वाला कंसेप्ट नहीं था, किसी मेरे व्यूअर ने ही ये व्हाइट और ब्लैक का एक एडिशन कर दिया इसके पाइन स्क्रिप्ट में और मेरे को एज ए गिफ्ट भेज दिया, सर आप भी यूज करो, सबको भी यूज करो, इजीली आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे ना कि कौन सी कैंडल है। सो थैंक्स टू दैट व्यूअर, अगर वो मुझे देख रहा है वापस तो थैंक्स टू हिम। बाकी ये जो दो ऊपर और नीचे इंडिकेटर्स है वो अपने बेसिक लगा के रखते थे। अब इसको यूज कैसे करना है, तो इसको यूज कैसे करने के लिए हम 3 महीने पहले के डेटा में चले जाते हैं, क्योंकि एज पर द गाइडलाइंस वी आर नॉट अलाउड टू शो इन द करंट मार्केट। तो मैं नीचे जाता हूं और 3 महीने पहले का डेटा सिलेक्ट करता हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले स्कैल्पिंग का एक बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। चूंकि आप देखते हो प्राइस चार्ट्स पे बहुत फास्ट मूव करता है तो आपको लगता है कि स्कैल्पिंग से बहुत फास्ट और बहुत बड़ा पैसा बन सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि लोग स्कैल्पिंग के नाम पे बहुत इजीली पैसा गवा देते हैं और बहुत फास्ट पैसा गवा देते हैं। इसीलिए मैं आपके लिए लाया हूं एक रूल बेस्ड कोर्स, एकदम ऑब्जेक्टिव कोर्स, जिसमें आप सीख पाओगे कि स्कैल्पिंग स्किलफुली कैसे करना है। तो उस कोर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको वीडियो देखने के बाद चेक कर सकते हो। फिलहाल हम हमारा लर्निंग कंटिन्यू करते हैं। आई विल गो टू जून या आई विल गो टू मई की पहली तारीख से देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा, फिलहाल अगर आप देख रहे हैं तो टाइम फ्रेम 3 मिनट का है, 3 मिनट्स, ठीक है। अब मुझे देखना क्या है, व्हाट वुड आई सी। सबसे पहला रूल तो ये है कि अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो और नए हो तो सुबह का आधा घंटा छोड़ दो, 9:15 से 9:45 छोड़ दो, वो हमारा है ही नहीं। सर क्यों, हमें तो वोलेटिलिटी चाहिए ना। यस, बट वो इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है कि नया आदमी हैंडल नहीं कर पाएगा। आप थोड़े से पुराने हो गए ना, आप ये सिस्टम को 3 महीने तक यूज़ कर लो या 100 ट्रेड कर लो, उसके बाद भले आप 9:16 से ट्रेड करना शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नया आदमी 9:45 तक ट्रेड नहीं करेगा, पहला रूल। और शाम को मतलब दोपहर में 2:45-3 के बाद अपॉर्चुनिटीज़ देखना बंद कर दो, क्योंकि उतना टाइम ही नहीं बचेगा कि ट्रेड मिलेगा और उसके बाद आप बुकिंग कर पाओगे। हमको ये करना है इंट्राडे, बिकॉज वी आर स्कैल्पिंग, छोटे प्रॉफिट्स के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखो गौर से तो मैं छोड़ दूंगा, मैंने 3 मिनट की टाइम फ्रेम लगा रखी है, मैं 9:30 तक एक बार छोड़ देता हूँ और 9:45 तक भी छोड़ता हूँ। तो क्या होता है, दोनों दिखाऊंगा यूज़र को ताकि समझ में आए कि कैसे काम करना है, ठीक है। अब पहले मैं एक लाइन वर्टिकल ड्रॉ कर लेता हूँ। देखो ये वर्टिकल लाइन 9:33 पे ड्रॉ हुई है, तो 9:45 मैंने बोला ना आपको पहले, ये 9:45 तक मैं ट्रेड नहीं करूँगा, उसके बाद मैं ट्रेड करूँगा। अब उसके बाद मुझे ट्रेड कब करना है, उसके बाद मुझे ट्रेड करना है, 2 कंडीशंस मिलानी है। एक, ये जो कैंडल है, ये वाइट वाली कैंडल, ये कम से कम 50% बैंड के बाहर होनी चाहिए। 50% बैंड के बाहर, इसका क्या लॉजिक? 50% ऑफ द हाइट ऑफ द कैंडल। लॉजिक भी बताता हूं, पहले आप समझ लो कि हाइट है सर, बॉडी मतलब नहीं, बॉडी नहीं, हाइट, हाई से लेके लो, दैट इज माई हाइट। ओके। अब बॉडी 50% बाहर है या विक 50% बाहर है, वी आर लीस्ट कंसर्न, क्योंकि हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं। इतना ज्यादा फिल्टर करने जाएंगे ना शुभ भाई, आप ट्रेड ही नहीं ले पाओगे। करेक्ट। तो इफ यू वांट टू ट्रेड, थोड़ा सा फिल्ट्रेशन कम रखना पड़ेगा, ठीक है। तो 50% बाहर होनी चाहिए। तो ये जो कैंडल है ये ऑलरेडी 50% से ज्यादा बाहर है, पहली कैंडल जो मैं जूम कर रहा हूं, दिखा रहा हूं, ये वाली, ओके। दिस इज 9:54 कैंडल ऑफ 2 मई 2025, नीचे दिख रहा है, ये 50% बाहर है। इसके लो के नीचे मैं अभी फिलहाल लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूं उस कंसेप्ट को समझाने के लिए, फिर हम ऑप्शन के चार्ट पे भी एक बार जाके देखेंगे कि कैसे ट्रेड करना है, ठीक है ना। तो यहां पे मैं जा रहा हूं कंसेप्ट दिखाने के लिए, मैंने एक लाइन ले ली यहां पे, इसके नीचे मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा, ठीक है ना। बफर रख के, बफर क्या रखेंगे बताता हूं,
सब कुछ एक साथ में बताऊंगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। हमको कंफ्यूजन नहीं करना है, क्लैरिटी रखनी है। आप व्यूअर से ये रिक्वेस्ट है कि स्किप करके ना देखें, धीमे 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 मैं सब कुछ रिवील कर दूंगा, लेकिन स्किप करके देखोगे ना तो इंपॉर्टेंट पॉइंट चला जाएगा, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट चला गया तो आपके 2-4 एसएल लगा देगा। फिर आप वापस देखने होगे तब पता चलेगा यार ये तो मैंने स्किप कर दिया था। तो ये यूजुअली सबके साथ होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि लोग रुक नहीं पाते हैं एक चीज पे। लोगों को फटाफट 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 सब चाहिए, स्ट्रेटेजी जल्दी दे दे भाई, मैं जल्दी लगा देता हूँ। बट इस स्ट्रेटेजी के पीछे का लॉजिक क्या है, ये सोचा क्यों हमने, ये स्ट्रेटेजी काम क्यों करती है, वो तो समझना पड़ेगा ना। तो अब ये जो कैंडल में जो 50% से ज्यादा बाहर बोलता हूं ना, वो इसके लिए कि ये बताता है कि प्राइस इज ओवर स्ट्रेच्ड। प्राइस का हमेशा बिहेवियर कैसा रहता है शुभ भाई, इट इज लाइक ए रबर बैंड। आप रबर बैंड को जोर से खींचो और फिर छोड़ो तो वापस उसकी जगह पे आएगा, उसका फॉर्म और उसका शेप वापस लेगा। फिर जोर से खींचो, फिर वो आएगा, वो उसका नेचर है। तो सेम प्राइस का भी नेचर है। प्राइस की एक मूवमेंट होती है, एक चाल होती है, उस चाल के हिसाब से चलता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। सडनली कोई थोड़ा सा बाय ऑर्डर ज्यादा आ गया तो वो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा बाहर चला जाता है, फिर इट विल कम बैक टू इट्स ओन पोजीशन। क्योंकि बायर क्या बाय करते रहेंगे करते ही रहेंगे करते रहेंगे, ऐसा तो हर बार तो होगा नहीं, बहुत रेयर कभी होता है। मतलब पूरे हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में एक बार बड़ी कैंडल 5 7 10 बड़ी कैंडल बन जाती है, ऐसा यूजुअली तो होता नहीं है। तो जैसे ही वो बायर 2-3 कैंडल आएंगे, कैंडल बाहर जाएगी, मतलब हमको पता चल रहा है कि ओवर क्या बोलते हैं, हीटेड है प्राइस, बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है प्राइस, ये ठंडा थोड़ा सा होगा। अब हमारी क्या गिनती रहती है, इसके नीचे बफर रख के मैं ऑर्डर लगाऊंगा। बफर कितना बाद में बताता हूं। जैसे इसके बाद वाली कैंडल बनी, जैसे इसके बाद वाली कैंडल बनी, आप देखो कि इसके बाद वाली कैंडल ने पहले वाली कैंडल का लो नहीं तोड़ा है, नहीं तोड़ा है। तो चूंकि नहीं तोड़ा है तो वो आपका जो सेल का ऑर्डर था वो आया ही नहीं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अब जैसे ये कैंडल कंप्लीट हुई, इसके नीचे लेके चले जाओगे आपका ऑर्डर को। और ये पॉसिबल है हमारे स्कैल्पर टूल से। आप स्कैल्पर टूल के बगैर तो कर नहीं पाओगे। हमारा जो धन का स्कैल्पर टूल है उससे बहुत इजीली हो जाएगा। तो यहां लेके चले जाओगे, ये कैंडल कंप्लीट हुई, नई कैंडल बननी चालू हुई, नई कैंडल ने भी इस कैंडल का लो नहीं तोड़ा है। तो जैसे ही नई कैंडल कंप्लीट हुई, मैं ऑर्डर इसके नीचे मूव कर दूंगा बफर के साथ। बफर बाद में बताता हूं। अब उसके बाद वाली कैंडल ने देखो उसका लो तोड़ दिया, इसका मतलब मेरा सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है। अब जब मैं ऑर्डर शिफ्ट करता जाऊंगा तो जैसे ही ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा मैं एसएल रखूंगा इसके ऊपर। आई विल पुट एसएल ऑन दिस कैंडल। जैसे ही ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, मेरा काम है सबसे पहला एसएल रखना, सबसे पहला काम। ठीक है ना। अगर आप ब्रैकेट ऑर्डर रख पाओ और पहले से एसएल रख दो, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं रख पाए तुरंत एसएल रखो। एसएल में भी बफर रहेगा, बताता हूं क्या बफर रहेगा, डोंट वरी अबाउट इट। अब मान लो यहां पे मैंने थोड़ा सा बफर इतना ले लिया, एक बार खाली आपको बताने के लिए, क्योंकि बफर इंस्ट्रूमेंट वाइज चेंज होगा। ऑप्शंस में बफर अलग है, फ्यूचर में बफर अलग है, इक्विटी में काम करोगे तो बफर थोड़ा सा अलग है। मैं सब में बताऊंगा, अभी उसकी चिंता नहीं करते हैं। तो अब अगर आप देखो तो मेरी सेल की एंट्री हुई 24,569 पे और मेरा एसएल है 24,590 पे, अराउंड 21 पॉइंट्स का एसएल हुआ। सर इसमें हमने थोड़ा और क्लैरिटी से बोला कि हमने क्या किस साइड क्या सेल किया। हाँ मैं बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि एंट्री कैसे की। ठीक है। फिर मैं ये बताऊंगा कि बाय एंट्री कैसे करेंगे, रिस्क कैसे मैनेज करेंगे, सब कुछ बताऊंगा, और कौन सा ऑप्शन कौन सा फीचर वो भी बताऊंगा। लेकिन पहले मैं ये समझाना चाहता हूँ कि सिस्टम चलती क्यों है और कैसे चलती है, और आपकी सोच क्या होनी चाहिए ऑर्डर रखने से पहले और ऑर्डर हो जाने के बाद। तो जैसे ही आपकी एंट्री हुई, आप यहाँ एसएल रखोगे और आप अपने ट्रेड को फॉलो करोगे। अब प्रॉफिट कितना लेना है बाद में बताता हूँ, पहले हम बाय ऑर्डर को भी समझ लेते हैं। ये मैंने सेल ऑर्डर समझाया, फिर मैं बाय ऑर्डर समझाता हूँ, फिर मैं एक आध एग्जांपल और दूंगा और ये समझाऊंगा कि ट्रेड बना कैसे। और इसको ऐसे ही नहीं करना है, नीचे जो इंडिकेटर देख रहे हो ऑसिलेटर, उसको भी यूज करना है। उसको कैसे करना है वो भी बताता हूँ। पहले ऊपर का पूरा लॉजिक समझा देता हूँ, फिर नीचे का लॉजिक समझाता हूँ, फिर दोनों को कंबाइन करते हैं। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। बस ये है कि लोग इसको देखें और समझें प्रॉपरली। तो शुभ है, हमने देख लिया बाई मार्केट जब ऊपर जा रही थी तो सेल का ट्रेड कैसे लेना है। अब हम देखते हैं बाई का ट्रेड कैसे लेना है। फिर हम देखेंगे कि नीचे वाले इंडिकेटर को कैसे उसके साथ कॉन्फ्लुएंस में यूज करना है, और फिर हम देखेंगे कि इसका रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है। तो अब बाई के ट्रेड पे आते हैं। जैसे मार्केट नीचे जानी शुरू हुई, ये आप देखो पहली कैंडल आपको ब्लैक दिखनी शुरू हुई। क्यों?
बैंड के नीचे क्लोज हो जाएगी तो ब्लैक दिखेगी कैंडल। अब ये कैंडल कम से कम 50% बाहर होनी चाहिए, 50% बॉडी नहीं, 50% रेंज। रेंज मतलब हाई से लेके लो, कैंडल की हाइट, वो टोटल का 50% अगर बाहर है तो हमको समझ आता है कि प्राइस इज ओवररेटेड, कि भाई यहाँ से प्राइस पलट सकती है, चांसेस पूरे हैं। तो जब भी ऐसी कोई कैंडल मिले उसके ऊपर आपको बाई रखना है। यहाँ व्हाइट कैंडल पे आपने सेल रखा था क्योंकि हम रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहे थे, यहाँ मार्केट नीचे जा रही है तो हम बाई करेंगे, हम रिवर्सल एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है। अब जैसे ही ये कैंडल खत्म हुई, बाजू वाली चालू हुई, ये खत्म हुई, उसके बाजू वाली चालू हुई, तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर बाय ऑर्डर को लेके आ जाऊंगा बफर के साथ। बफर बाद में समझते हैं। उसके बाद ये कैंडल जैसे ही खत्म हुई और नई कैंडल बननी चालू हुई, मेरा बाय ऑर्डर इधर आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप देखो तो ये कैंडल का भी हर कैंडल का हाई नहीं टूटा है, जैसे इसका हाई नहीं टूटा था, इसका हाई नहीं टूटा था, इसका हाई नहीं टूटा था, इसका भी नहीं टूटा है, तो मैं अब बाई यहां लेके आ जाऊंगा। अब यूजर को समझने की जरूरत है कि क्या ब्लैक कैंडल्स पे बाई रख सकते हैं? नहीं, मैंने क्या कहा था, जो कैंडल 50% से ज्यादा बाहर है नीचे, उसके ऊपर आप बाई रख सकते हो। ये ब्लैक क्यों नहीं हुई? क्योंकि इसका क्लोज आके अंदर हो गया, दिख रहा है आपको? तो ये जिसका क्लोज बार है वही ब्लैक है, ये क्लोज आके अंदर हो गया, इसके लिए ये ब्लैक नहीं बनी, बट स्टिल इट इज वैलिड। तो इसके ऊपर मैंने बाई रख दिया और बाजू वाली कैंडल ने इसका हाई तोड़ दिया, हाई तोड़ दिया, और ये वापस मेरा एसएल कहाँ होगा? मेरा एसएल इसके नीचे होगा। अब इसने प्रॉफिट नहीं दिया, इसने लॉस दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैंने सिर्फ आपको बाई और सेल की एंट्री समझाई कि ऊपर से कैसे करनी है। अब सिर्फ ऊपर देख के नहीं करनी है, आपको नीचे के इंडिकेटर को भी यूज करना है। नीचे का इंडिकेटर जो है वो ऑसिलेटर है। अब अगर आप गौर से नीचे देखोगे तो मैं इस इंडिकेटर को बड़ा कर देता हूँ, पूरी स्क्रीन पे लेके आ जाता हूँ। इस इंडिकेटर के कंपोनेंट्स क्या है? एक ब्लू लाइन है, एक ब्लैक लाइन इधर है, एक ब्लैक लाइन इधर है, ठीक है। अब जो ब्लू लाइन है वो बताती है कि प्राइस क्या ओवरहीटेड है, ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है, ये बताती है, ठीक है ना। ऊपर वाला इंडिकेटर भी ये बताता था, अगर बैंड से बाहर ऊपर प्राइस चला गया, व्हाइट कैंडल बनी तो ओवरबॉट है, नीचे चला गया ब्लैक कैंडल बनी ओवरसोल्ड है। नीचे वाला भी ओवरबॉट ओवरसोल्ड बताता है। दोनों के ओवरबॉट ओवरसोल्ड के सिग्नल को अपने को मर्ज करना है। कैंडल अगर ऊपर चली गई व्हाइट बनी तो ये भी 80 के ऊपर होना चाहिए। कैंडल अगर नीचे चली गई ब्लैक बनी तो ये भी 20 के नीचे होना चाहिए। ये देखो 80 और 20 की लाइन है, ये रही 80 की लाइन, ये रही 20 की लाइन। तो अगर आप यहाँ पे देखो इस एरिया के बाद दिस इज ओवरबॉट एरिया, और इस एरिया के बाद ये ओवरसोल्ड में है, फिर अंदर गया, फिर ओवरसोल्ड हुआ। अब खाली इसके आधार पे भी डिसीजन नहीं लेना है और खाली उसके आधार पे भी नहीं लेना है। पहला फिल्टर है ऊपर वाला इंडिकेटर, दूसरा फिल्टर है नीचे वाला इंडिकेटर। जब दोनों कंबाइन होंगे तभी एंट्री लेंगे। अब एक बाई की एक सेल की दोनों कंबाइन करके एंट्री देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर ये वाला ट्रेड अगर आप देखो, अब देखो ये जो ट्रेड मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, वापस उसी ट्रेड को बताता हूँ। यहाँ पे हमारा ये कैंडल के हिसाब से बाई था। अब आप नीचे की वैल्यू देखो ब्लू वाली 85.96, तो 80 के ऊपर है तो वो भी आपका सेल का क्राइटेरिया बनता है। यहां पे सेल का क्राइटेरिया बना, यहां पे भी सेल का क्राइटेरिया बना। क्यों? ऊपर वाली कैंडल 50% से ज्यादा बाहर है, दैट इंडिकेट्स कि आप सेल कर सकते हो लो के नीचे। नीचे आपका जो इंडिकेटर है ऑसिलेटर, वो भी 80 से ऊपर है, तो दोनों कंफर्मेशन दे रहे हैं कि आप ये ट्रेड करो। अब नीचे का ऑसिलेटर मैंने क्यों रखा? कई बार शुभ भाई क्या होता है कि ऊपर वाला आपको बार बार सिग्नल देता है, लेकिन ऊपर वाले के सिग्नल पे आप अगर बार बार काम किए ना तो एसएल के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसके लिए हम एक्स्ट्रा लेयर ऑफ कंफर्मेशन हमने रखा है। अच्छा, कई बार आपको ये दिखेगा कि वो एक्स्ट्रा लेयर ऑफ कंफर्मेशन की वजह से बहुत अच्छा ट्रेड था, वो चला गया, तो व्हाट यू विल डू? नीचे का इंडिकेटर देखना ही नहीं है, सिर्फ ऊपर से काम करेंगे। तो उसके बाद फिर 3-4 ट्रेड ऐसे आ जाएंगे जो नीचे का कंफर्मेशन नहीं होगा, सिर्फ ऊपर ट्रेड होगा और आपका एसएल हिट कर देगा। तो हमको चाहिए कि ऊपर वाला भी कंफर्मेशन दे, नीचे वाला भी कंफर्मेशन दे, दोनों का कंफर्मेशन आ जाएगा तब हम काम करेंगे। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि क्या दोनों का कंफर्मेशन करेंगे तो ये होली ग्रेल बन जाएगा, कभी एसएल होगा ही नहीं? ऐसा नहीं है, एसएल बहुत सारे होंगे, आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। हमारी इस स्ट्रैटेजी की एफिशिएंसी, अगर जो टाइमिंग में बोलता हूँ उस टाइमिंग में अगर आपने की तो अच्छी एफिशिएंसी आती है। अगर 60-65% भी एफिशिएंसी आ गई ना तो यू आर गुड टू गो, क्योंकि इसमें आधा क्वांटिटी हम 1:1 बुक करेंगे, आधा 1:2 कैसे करेंगे वो भी मैं बताता हूँ। तो 60+ एफिशिएंसी आ गई तो वी आर गुड टू गो। लेकिन यूजुअली ये स्ट्रेटेजी 70-75% की एफिशिएंसी दे देता है, और किसी को एक्सपीरियंस हो गया, 6 महीना किसी ने ये यूज कर लिया तो उसकी एफिशिएंसी 80% तक भी चली जाएगी। कैसे?
उसको एक आइडिया आ जाएगा कि किस टाइम पे ट्रेड करो, किस इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड करो, किसको अवॉइड करो। क्योंकि ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टिंग, सबसे बड़ी दुविधा ये है कि लोगों को ये तो पता चल जाता है करना क्या है, ये पता नहीं होता है कि कब नहीं करना है, क्या नहीं करना है और कब नहीं करना है। कि भाई इन्वेस्टिंग गुड, अच्छी चीज है, करनी है, लेकिन कब इन्वेस्ट नहीं करना है बाजार में, ये भी थोड़ा सा समझना जरूरी है। ट्रेडिंग बहुत अच्छी चीज है, करनी है, लेकिन कब ट्रेड नहीं करना चाहिए ये भी समझना बहुत जरूरी है। तो ये लोग नहीं समझ पाते, उसकी वजह से घाटा ज्यादा करते हैं। और जब ये समझना शुरू कर देते हैं तो किसी ट्रेडर के लिए कोई सिस्टम 70% रिजल्ट दे रही होगी, 60% रिजल्ट दे रही होगी, उसके लिए वो 75-80 दे रही होगी, क्योंकि उसको समझ में आ रहा है कि कब नहीं करना है। तो कब नहीं करना है समझ में आने की वजह से इसके एसएल कम हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने ये ट्रेड यहां देखा, ये कैंडल, इसका भी अगर आप ब्लू लाइन देखो तो 82.31 है, तो दिस वाज एलिजिबल फॉर सेल ट्रेड। मैं इसके नीचे सेल लगाता और ये मेरा सेल एग्जीक्यूट होता, तो दिस वाज अ वैलिड ट्रेड। अब ये वाला ट्रेड, क्या ये ट्रेड वैलिड है, ये देखते हैं। ये वाला ट्रेड, क्या ये ट्रेड वैलिड था? तो हाँ, ये ट्रेड वैलिड था। देखो, अगर यहाँ पे आप देखो तो इसका जो ब्लू लाइन है वो 22.60, तो इसके ऊपर मैं अगर दोनों को फॉलो कर रहा हूं तो इसके ऊपर मेरा ऑर्डर लगेगा ही नहीं बाय का। यहाँ पे ब्लू लाइन की वैल्यू है 13.73, हाँ इसके हाई के ऊपर ऑर्डर लगेगा, इसके हाई के ऊपर ऑर्डर लगेगा, इसके हाई के भी ऊपर ऑर्डर लगेगा, तो दिस वाज आल्सो ए वैलिड ट्रेड। तो इस तरीके से आपको वैलिड इनवैलिड ट्रेड देखना है। इनवैलिड ट्रेड कौन सा है वो मैं चलते चलते देख लेता हूं। ये देखिए, ये 20.20, ये दिख रहा है, ये वाला कैंडल, ये कैंडल का आप वो ब्लू वाली लाइन का वैल्यू देखिए 20.20, 20 से अंदर आ गया तो वो 20 के नीचे तभी मेरे लिए वैलिड कैंडल है, 20 के ऊपर चला जाएगा तो मेरे लिए वैलिड कैंडल नहीं है। सो दिस इज नॉट ए वैलिड कैंडल, इसको हम मार देते हैं चौकड़ी, ये वैलिड कैंडल नहीं है, इसको मैंने क्रॉस कर दिया। क्यों क्रॉस कर दिया बताता हूं वापिस एक बार, ताकि कंफ्यूजन कुछ भी ना रहे। वी वॉन्ट एवरीवन टू अंडरस्टैंड द सिस्टम वेरी क्लियर, वेरी प्रिसाइज, ताकि कल उठ के वो प्रैक्टिस करना शुरू करे, बैक टेस्ट करना शुरू करे और फॉरवर्ड टेस्ट करना शुरू करे, तो मन में कोई भी डाउट उनको नहीं रहना चाहिए। तो ये ट्रेड वैलिड नहीं था, भले कैंडल बाहर है तो भी चूंकि हमारी ब्लू लाइन वैलिड नहीं है तो वैलिड नहीं था। फिर आप ये ट्रेड को देखो, यस ये ट्रेड वैलिड था। कौन सा ट्रेड वैलिड था, कौन सा ट्रेड वैलिड नहीं था, ये थोड़ी देर एक बार 2-4 ट्रेड और देख लेते हैं। क्या ये ट्रेड वैलिड था? तो ये हाँ, अगर इसका लो टूटता तो वैलिड था। अच्छा, ये कैंडल 90.12 का ब्लू लाइन है और वो कैंडल भी बाहर है, क्या ये ट्रेड वैलिड था? हाँ वैलिड था। फिर क्या ये ट्रेड वैलिड था? हाँ वैलिड था। तो जो दोनों साइड कंफर्मेशन आएगी वो वैलिड, और जो दोनों साइड कंफर्मेशन नहीं आएगी वो नॉन वैलिड। तो अब तक हमने क्या समझा? अब तक हमने ये समझा कि बाय का ट्रेड कब लेना है और सेल का ट्रेड कब लेना है। तो बैंड के ऊपर जब कैंडल्स जा रही है, व्हाइट कैंडल्स बन रही है, तो उसके लो के नीचे आपको सेल का ट्रेड लेना है। लेकिन कब? अगर नीचे वाली बैंड, नीचे वाला ऑसिलेटर 80 से ऊपर है तब, और प्राइस नीचे जा रहा है, ब्लैक कैंडल्स बन रही, तो उसके हाई के ऊपर बाय का ट्रेड लेना है। लेकिन कब? नीचे वाला ऑसिलेटर अगर 20 से नीचे है तब, वरना नहीं। राइट, ये सिंपल सा लॉजिक है, हमने समझ लिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि एसएल कितना लेना है, टारगेट कितना लेना है, बफर क्या रखना है, ठीक है ना, और ऑप्शन में ट्रेड कैसे करना है, ठीक है, ये क्वेश्चंस रहेंगे ना बाकी। तो इसका भी जवाब मैं 1 बाय 1 देता जाता हूं। इस दरमियान आपको कुछ क्वेश्चन हो तो आप पूछिए, जो हम यूजर को और अच्छे से समझा पाए। सर मेरा तो पहला सवाल यही है कि अब जब प्राइस ऊपर बढ़ता जा रहा है तो हम उसके अगेंस्ट ट्रेड करने का प्लान क्यों कर रहे हैं, हम क्यों नहीं उसके साथ मूव करने का प्लान कर रहे हैं? वेल देखो, कोई भी ट्रेडिंग है ना, 2 तरीके से हो पाती है। जब आप चार्ट पे देख के करते हो तब आप ऑप्शंस में ऑप्शन सेलिंग से करोगे, तो तीसरा तरीका भी है जो साइडवेज वाला, जो प्रीमियम खाने वाला, वो तरीका तो यहाँ अप्लाई नहीं होता। यहाँ पे हमको खाना है मुंह का पैसा। अब हमको पता है कि ऑलवेज प्राइस जिग जैग चलता है। अगर अप ट्रेंड में होगा तो हायर लो बनाता जाएगा, डाउन ट्रेंड में होगा तो लोअर हाई बनाता जाएगा। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, डाउ थ्योरी है, नहीं पता है आप कहीं भी यूट्यूब पे डाउ थ्योरी लिख के सर्च करके देख सकते हो। अब 2 तरीके हैं ट्रेड करने के, एक तो आप डायरेक्शन ट्रेड करो और एक आप रिवर्सल ट्रेड करो। ठीक है, जब भी आप डायरेक्शन ट्रेड करते हो तब आपको एसएल थोड़ा बड़ा रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन जब आप ट्रेड करोगे तब आप यूजुअली ब्रेकआउट ट्रेड करोगे, और जब भी आप ब्रेकआउट ट्रेड करोगे तो ब्रेकआउट का जो वोलेटिलिटी है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए आपको एसएल थोड़ा दूर रखना पड़ेगा। तो हमेशा ब्रेकआउट के एसएल बहुत बड़े आएंगे,
ठीक है ना। और इंट्राडे में ब्रेकआउट, मतलब अगर आप देखो तो बहुत कम दिन अच्छे ब्रेकआउट्स मिलते हैं, बाकी छोटे छोटे ब्रेकआउट्स मिलते रहते हैं। दूसरा तरीका है आप रिवर्सल्स ट्रेड करो। रिवर्सल एक ऐसी स्ट्रेटेजी है कि जिसमें एसएल बहुत छोटे होते हैं और टारगेट्स उस छोटे एसएल के कंपैरिजन में, वैसे टारगेट बहुत बड़ा नहीं मिलता है, लेकिन चूंकि एसएल बहुत छोटा होता है तो वो टारगेट आपका जो मूव है ना, अगर वो 25-30 पॉइंट भी मूव कर गया, 40 पॉइंट मूव कर गया, तो 1:2 का टारगेट दे देगा आपको, क्योंकि एसएल 20-30 पॉइंट से ऊपर के एसएल नहीं होते हैं रिवर्सल ट्रेड्स में। तो जितने भी दुनिया में रिवर्सल ट्रेडर्स है ना, वो रिवर्सल ट्रेडर्स बने ही इसके लिए हैं कि वो स्टॉप लॉस छोटा देना चाहते हैं, वो बड़ा स्टॉप लॉस नहीं देना चाहते। दूसरा एक रिवर्सल ट्रेडर का साइकोलॉजी में आपको बताऊं, ये वो स्पेक्युलेटर्स होते हैं जो एसएल नहीं रखते हैं। उनको ये दिखता है कि यार इतना तो ऊपर चला गया, और कितना ऊपर जाएगा, चल मैं सेल करता हूं, या इतना तो नीचे चला गया, और कितना नीचे जाएगा, मैं बाय करता हूं। वो है सटोड़ी, जिसको हम बोलते हैं स्पेक्युलेटर्स इंग्लिश में, जिसको बोलते हैं हिंदी में सटोड़ी लोग। क्यों? क्योंकि वो अपने सेंटिमेंट्स के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि आज गोल्ड 1,20,000 हो गया, और कितना ऊपर जाएगा, या कल गोल्ड अगर करेक्शन लेता है 10-20,000 पॉइंट का, 10-20,000 रुपए का, यार 1,20,000 से 1,05,000 तो हो गया, और कितना नीचे जाएगा। तो ये और कितना ऊपर जाएगा और कितना नीचे जाएगा, ये रिवर्सल ट्रेडर्स बहुत खतरनाक है। लेकिन हम जो रिवर्सल ट्रेड कर रहे हैं उसमें छोटे स्टॉप लॉस से बड़ा प्रॉफिट लेने का कोशिश करते हैं, इसीलिए हम ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करके पैसा लेने की कोशिश करते हैं। दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन ऑफ योर्स, लेकिन उसका ये आंसर है कि हम ट्रेंड के अगेंस्ट इसलिए कर रहे हैं काम, रिवर्सल का ट्रेड इसके लिए कर रहे हैं क्योंकि हमको छोटे स्टॉप लॉस से बड़ा प्रॉफिट खाना है। तो अब हमने ये देख लिया कि कौन सा ट्रेड वैलिड है और कौन सा ट्रेड नहीं वैलिड है। अब हम ये देखते हैं कि बफर कितना रखना है, स्टॉप लॉस कितना लेना है और टारगेट कैसे लेना है। तो मेरी कोई भी स्कैल्पिंग या इंट्राडे स्ट्रेटेजी होती है ना, उसमें मेरा एक रिकमेंडेशन कॉमन सबके लिए ये होता है कि हमेशा ड्यूअल क्वांटिटी में ट्रेड करो। अगर आप ऑप्शंस में काम कर रहे हो, कोई फॉर एग्जांपल 25,300 का ऑप्शन बाय कर रहे हो कॉल, तो आप 2 लॉट करोगे, एक नहीं। इसके पीछे पुट बाय करोगे तो 2 करोगे, एक नहीं। इसके पीछे का एक सिंपल कारण है, हम स्कैल्प कर रहे हैं या इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं जहां मार्केट की मूवमेंट्स बहुत वाइल्ड होती है, बहुत ब्रूटल होती है। अब होगा क्या कि आपका सेटअप बराबर है, सब कुछ बराबर है, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि वो आपके हिसाब से आपकी डायरेक्शन में मूव करे उसी वक्त। आपकी डायरेक्शन तो बराबर है, लेकिन उधर वो मूव करेगा, हो सकता है 2 घंटे बाद, एक बार के लिए वापिस आके आपको एसएल लेके फिर चला जाए, ये हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, ड्यूअलिटी में ट्रेड करते हैं। ड्यूअलिटी में ट्रेड करने के बाद जैसे ही 1:1 अचीव होता है ना, एक लॉट बुक कर लेते हैं और दूसरे लॉट का एसएल कॉस्ट पे लेके आ जाते हैं। तो अब क्या होगा कि अब मेरा अगर एसएल लग भी गया तो मेरा एक लॉट का प्रॉफिट मेरे हाथ में है, दूसरे का मेरे को एसएल लग गया। अब क्वेश्चन ये आएगा कि सर वो तो जब एसएल लगेगा ये प्रॉफिट मिलेगा तो एक का मिलेगा, और एसएल लगेगा तो दोनों का एक साथ में, अगर जैसे टारगेट आने से पहले ही एसएल लग गया तो 2 ट्रेड का साथ में एसएल लग जाएगा ना। तो उसका जवाब ये है कि हर बार थोड़ी ऐसे होगा, मोस्ट ऑफ द यस मिलेगा तो 2 का भी मिलेगा, और 1:1 तो आपका श्योर शॉट हो जाता है कि भाई स्कैल्प कर रहे हैं और इतना स्ट्रॉन्ग सेटअप है जो प्राइस के एक्सटेंसिव मूव को रिवर्सल का ट्रेड कर रहे हैं, तो हमको 1:1 तो इजीली अचीव हो जाता है। और 20-25 पॉइंट अचीव करना नॉट ए बिग डील, बहुत इजीली हो जाएगा निफ्टी में। आज की तारीख में आपको कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। तो इसीलिए मैं ऑलवेज 1:2 में करवाता हूँ, अरे ड्यूअलिटी में करवाता हूँ। और जब नया ट्रेडर होता है, पहले 100 ट्रेड जब वो करता है, तो मैं ये बोलता हूँ कि आप 2 लॉट से करो, एक लॉट 1:1 बुक करो, दूसरे लॉट को कॉस्ट टू कॉस्ट लाओ, और दूसरा लॉट 1:2 में बुक कर लो। आई से दैट टू न्यू पीपल। लेकिन एक बार 100-150 ट्रेड उसने एक सिस्टम, ये वाले सिस्टम पे कर लिए, उसके बाद जो दूसरा वाला लॉट है उसको ट्रेल करके भी दूर तक ले जा सकता है, और कम से कम 1:2 की जगह 1:3 ले सकता है दूसरे वाले लॉट को। पहले वाले में तो नियम सेम, रूल सेम कि भाई 1:1 में बुक करना और एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट लाना है। जो भी कमाएंगे हम दूसरे वाले लॉट से एक्स्ट्रा कमाएंगे। पहले हमारे ट्रेड को सेव करेंगे, हमारे एटलीस्ट ब्रोकरेज का ये वो खर्चा निकाल के घर पे कुछ लेके जाएंगे। दैट इज अवर मोटो कि हम अगर 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा मार्केट को देते हैं तो हम कुछ ना कुछ लेके जाएं, बिकॉज एवरी सिंगल मिनट विच यू गिव टू द मार्केट, उसको आप कहीं और यूज करो तो उसका पैसा निकाल लिया जा सकता है। तो अगर आदमी, अगर कोई ऐसा सोचता है, कोई ट्रेडर ऐसा सोचता है कि मेरा तो लगा ही क्या, मैं तो काम पे 11 बजे 11:30 बजे जाता हूँ, 9 से 11 तो मैं फ्री हूँ, तो उस टाइम पे मैंने ये काम कर लिया, पैसा आया तो आया, नहीं आया तो कोई बात नहीं। तो ये अप्रोच गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? उस 9 से 11 को आपने कहीं और लगाया होता तो क्या आप उसका पैसा चार्ज नहीं करते
किसी और को वो 2 घंटे का वक्त रोज दिया होता, कोई और जॉब की होती, कोई ऑनलाइन कुछ प्रोडक्ट बेचा होता, कुछ भी किया होता, तो क्या उस 2 घंटे का पैसा आप नहीं चार्ज करते? करते। तो करो ना, ट्रेडिंग को भी तो चार्ज करो। तो ट्रेडिंग से पैसा लेने के लिए शर्त एक है कि आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, तभी आप ट्रेडिंग से पैसा ले पाओगे, तभी आप उसको चार्ज कर पाओगे कि ला मेरा 2 घंटे का पैसा। लेकिन वो मांगने से पहले यू हैव टू बी दैट डिसिप्लिन। यस, तो वो एबिलिटी तो डिसिप्लिन से ही आएगी। तो अब देखो यहां पे ये ट्रेड को देखते हैं, ये कैंडल ब्लैक वाली निकल गई बाहर, और अगर आप देखो नीचे तो मेजरमेंट जो स्ट्रेंथ मीटर है नीचे वो भी है 14.35, इसके बाजू वाली कैंडल 17.49, 20 के नीचे। तो इसके ऊपर मेरा ट्रेड बनता है, इसके ऊपर मेरा ट्रेड बनता है, इसके नीचे मेरा एसएल लगता है। ठीक है, अब यहां पे अब बफर पे आते हैं। मैंने बोला बफर आपको बताऊंगा कितना लेना है, बफर पे आते हैं। यूजुअली हम बफर जब स्कैल्प कर रहे होते हैं 1 मिनट 3 मिनट में, तो 0.03% का बफर लेते हैं। तो अगर 24,000 की प्राइस है तो आपका बफर होगा 10 रुपीज के आसपास का, 0.03 0.04 होगा ना, तो 10 रुपए के आसपास का बफर बनेगा। तो मेरा 10 रुपए का बफर यहाँ क्या बनेगा, 24,265 से चला जाऊंगा, मेरा बफर है 24,275। तो ये मेरी बाइंग की प्राइस हो जाएगी, और मेरी एसएल की प्राइस क्या हुई 24,231, ये मेरी एसएल की प्राइस हो गई। ठीक है ना, ये मेरा बाइंग का प्राइस हुआ, जिसको मैं कर देता हूं ब्लू कलर की लाइन ताकि आपको देखने में इजी रहे। ब्लू कलर की लाइन हो गई, थोड़ी थिक कर देता हूं, ये मेरा बाइंग हो गया, और ये मेरा एसएल हो गया, जिसको मैं रेड कलर कर देता हूं, और इसको कर देते थोड़ा थिक ताकि आपको इजीली समझ में आए कि ये मेरा एसएल है। ठीक है ना, ये मेरा बाइंग प्राइस है, ये मेरा एसएल है। तो मेरा टारगेट कहाँ होगा, पहला टारगेट होगा 1:1। सो मेरा एंट्री है 24,275, मेरा एसएल है 24,231। सो इट इज अराउंड 45 पॉइंट्स, 45 पॉइंट्स मान लो ना। तो पहला मेरा टारगेट होगा 45 पॉइंट्स दूर, तो 24,275 प्लस 45 इज 24,320। ठीक है ना, 24,320 पे मैं लाइन रख के देख लेता हूं, उसको कलर ग्रीन कर देता हूं ताकि मुझे समझ में आए कि ये मेरा प्रॉफिट बुकिंग है, ये मेरा प्रॉफिट बुकिंग है 24,320। देखो ये मेरा 1:1 हो गया। अब जैसे ही 1:1 हुआ, मेरा एसएल आ जाएगा कॉस्ट पे। ये मुझे नहीं भूलना है, ये मेरे लिए मतलब रूल बुक का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रूल्स है। ठीक है, अब मेरा 1:2 कहां बनेगा, इससे और 45 पॉइंट्स ऊपर, मतलब 24,365। ठीक है ना, तो वहां पे एक लाइन रख के देख लेते हैं क्या वो अचीव हुआ मेरा 24,365। उसका मैं कलर रख देता हूं पर्पल, एक बार समझने के लिए। देखो ये मेरा 1:2 भी दे दिया मार्केट ने एसएल लेने से पहले। ठीक है ना, तो अब ये ट्रेड मुझे इजीली टारगेट दे के गया। अब क्वेश्चन व्यूअर का आएगा कि सर आप तो चेरी पिक्ड एग्जांपल लेके प्रॉफिट ही सिखा देते हो, लेकिन मैं ऑलवेज जवाब देता हूं कि जब मैं सिस्टम समझा रहा हूं, मैं एक बार चेरी पिक एग्जांपल तो लूंगा, तभी मैं समझा पाऊंगा कि ये सिस्टम प्रॉफिटेबल है। फिर सीधा नेक्स्ट एग्जांपल मेरा स्टॉप लॉस वाला लेता ही हूं, ढूंढ के स्टॉप लॉस दिखाता हूं कि देखो भाई स्टॉप लॉस भी होता है। क्योंकि जब मैं कुछ सिखा रहा हूं ना शुभ भाई, तो मैं चाहता हूं कि व्यूअर हकीकत से वाकिफ हो, उसको पता हो कि हकीकत क्या है, उसको पता हो कि एवरीथिंग विच शाइन्स इज नॉट गोल्ड, मतलब हर चीज में आपको सोना ही सोना नहीं मिलेगा, आपको वो शाइन करता हुआ हो सकता है इमिटेशन ज्वेलरी हो, तो यू हैव टू बी वेरी अवेयर। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, एंड सर हमारा जो है मतलब जो सेकंड वाला लॉट है उसका टारगेट 1:2 पे ही क्लोज कर देना है या ऐसा थोड़ा और एक्सटेंड करना है? फर्स्ट 100 ट्रेड्स आप 1:2 पे ही क्लोज करोगे। ओके, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि अब मैं बड़े टारगेट्स ले सकता हूं, तो अब आपका सेकंड लॉट 1:3 पे कोशिश करो या ट्रेल करते जाओ, क्योंकि उसके नेक्स्ट वाली कैंडल ने उसको 1:3 का कन्वर्ट कर दिया। यस आई एग्री, एक कैंडल ने। लेकिन पहले 100 ट्रेड तो 1:2 में बुक करो, क्योंकि होगा क्या पता है, कई बारी लोगों के साथ ये होता है, वो 1:2 पे बुक नहीं किया, अब मार्केट थोड़ी और ऊपर गई और फिर वहां से नीचे आके कॉस्ट टू कॉस्ट जो हमारा दूसरा एसएल है वो हिट कर गई, तो 2-3 बार ऐसे करेगी ना, तो वो 1:2 लेना ही छोड़ देगा, बोले 1:1 में पूरा निकलो। अब जब वो 1:1 में पूरा निकलना शुरू करेगा ना, तो उसकी सिस्टम प्रॉफिटेबल नहीं बचेगी। प्रॉफिटेबल क्यों नहीं बचेगी,
अगर 60%, 65%, 70% एफिशिएंसी से काम कर रहा है और वो 2-4 लॉट से काम कर रहा है, तो ब्रोकरेज ये वो खर्चे सब मिला के उसको दिखेगा मैं कुछ लेके ही नहीं जा रहा हूँ घर। अगर वो 100 लॉट से काम कर रहा है तो वो 1:1 में भी उसको प्रॉफिट दिखेगा, क्योंकि वॉल्यूम है, सब कुछ खर्चा कम लग रहा है, क्योंकि उसके जो 2 घंटे लग रहे हैं, उसको जो इंटरनेट का बिल आ रहा है, उसका जो लैपटॉप या जो भी यूज कर रहा है उसका डिप्रिसिएशन आ रहा है, फिर वो जो ब्रोकरेज चार्ज लग रहा है, तो वो सब तो कॉमन है ना। अगर वो 2 लॉट करे या 40 लॉट करे, भाई 20 लॉट तक तो अगर आप देखो तो पर ऑर्डर वाला हिसाब है। तो अगर पर ऑर्डर के हिसाब से अगर आपने 100 लॉट मारे तो 5 ही ऑर्डर हुए, तो आपने 5 लॉट मारे तो 1 ऑर्डर हुआ, और 100 लॉट मारे तो 5 ही ऑर्डर हुए। तो वॉल्यूम बड़ा होगा तो एक बार चल जाएगा, लेकिन यूजुअली अगर पहले 100 ट्रेड कर रहे हो तो 1:1, 1:2 रखो, एंड देन यू कैन इंक्रीज ऑन प्रॉफिट फॉर द रिमेनिंग हाफ ऑफ द क्वांटिटी। फर्स्ट हाफ तो 1:1 में करो, क्योंकि हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारा पूंजी तो घर पे आ जाए पूरे महीना काम करके, उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, थोड़ा बहुत प्रॉफिट के साथ। और अभी जो आपने बोला कि स्टॉप लॉस वाला ट्रेड की बात करते हैं, तो वो आप लोग हमें बताएं कि कौन सा स्टॉप लॉस वाला ट्रेड है। कमेंट सेक्शन के थ्रू बताइए, आदिप सर खुद उसे देख के मॉनिटर करके आपको बताएंगे आपने सही ढूंढा है गलत। मोटा मोटी मैंने पूरी स्ट्रेटेजी डिलीवर कर दी। अब किसी को कोई क्वेश्चन है कमेंट में लिखें, मैं हर चीज का जवाब दूंगा। आगे क्या सीखना है वो भी कमेंट में लिखेंगे, विल ऑलवेज कमेंट डिलीवर, नॉट इशू एट ऑल। सर तो अभी हमने ये स्ट्रैटेजी पूरी मोटा मोटी सीख तो ली है, लेकिन सर इसे सिर्फ निफ्टी में अप्लाई कर सकते हैं या बैंक निफ्टी में भी अप्लाई कर सकते हैं, या मेरे को स्टॉक्स पसंद है तो मैं उसमें क्यों नहीं कर सकता हूँ? सर बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा शुभ भाई आपने, कि इंस्ट्रूमेंट कौन सा लेना चाहिए। तो क्वेश्चन इज इंस्ट्रूमेंट कौन सा लेना चाहिए। क्यों आपने निफ्टी में ही बताया, क्यों आपने स्टॉक्स में नहीं बताया, क्यों आपने बैंक निफ्टी नहीं बताया, क्यों आपने कमोडिटी नहीं बताया। वेरी गुड क्वेश्चन। तो इसका आंसर ये है कि हम स्कैल्पर्स हैं, हम कहीं भी जाकर स्कैल्पिंग कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप आज रिलायंस करो, कल निफ्टी करो, परसों बैंक निफ्टी करो, तरसों एयरटेल करो। नहीं, आप फिक्स कर लो कि मैं ये 1 या 2 इंस्ट्रूमेंट करूंगा, इससे ऊपर नहीं करूंगा। क्यों? हमको अपॉर्चुनिटीज भी तो देखनी है। अगर आप इंस्ट्रूमेंट स्विच करते रहे तो अपॉर्चुनिटी चली जाएगी। तो आप ज्यादा से ज्यादा 2 इंस्ट्रूमेंट, बाकी मैं तो बोलता हूं एक ही इंस्ट्रूमेंट पकड़ लो, उसको ट्रेड करो, बहुत अच्छा रहेगा। मैंने निफ्टी में इसके लिए बताया कि निफ्टी में वीकली ऑप्शन है, तो लोग थीटा डीके का भी पैसा ले सकते हैं थोड़ा बहुत, और सस्ते में कम खर्चे में ऑप्शन ट्रेड कर पाएंगे। प्रीमियम छोटे होंगे तो कम खर्चा लगेगा। अदरवाइज आप स्टॉक में भी इसको ट्रेड कर सकते हो, लेकिन स्टॉक भी आप एक पकड़ लो कि भाई ये स्टॉक मेरे को अच्छा लगता है और इसकी वॉलेटिलिटी बहुत अच्छी है। जैसे फॉर एग्जांपल बजाज फाइनेंस हो गया, बजाज फिंसर्व हो गया, होंडा हीरो मोटोकॉर्प हो गया, एसबीआई हो गया, जिसकी जो मर्जी, एयरटेल हो गया, कोई भी एक वॉलेटाइल स्टॉक पकड़ लो। कौन से स्टॉक में करते हैं? मैं सर इंडेक्स ही प्रीफर करूंगा, क्योंकि ऑप्शन मैं जैसे आपको बोला मैं प्रॉप ट्रेडर हूं, तो वी आर मोर इनटू ऑप्शन सेलिंग। तो हमको तो वीकली ऑप्शन बड़े प्यारे हैं। कोई बोलता है वीकली ऑप्शन चले जाएंगे तो आंख में से आंसू आ जाते हैं कि यार ऑप्शन चले जाएंगे, करेंगे क्या, मंथली ऑप्शन में पैसा कैसे कमाएंगे। तो अल्टीमेटली वी डू इट इनटू निफ्टी। पहले बैंक निफ्टी में भी किया करते थे, बट अब वीकली नहीं है तो नहीं करते। बट सेंसेक्स एंड निफ्टी इज टू गुड। अब जो मैंने निफ्टी में बताया वो सेंसेक्स में भी अगर कोई देखेगा, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। मैं अगर बताने जाऊंगा तो अपना पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सेम मेथड से कोई भी देख सकता है, नॉट ए इशू। तो मैं उसमें करता हूँ, लेकिन स्टॉक्स में भी हाँ किया जा सकता है। स्टॉक्स में एक बेनिफिट ये है कि किसी को छोटे ट्रेड्स करने तो इक्विटी से भी काम कर सकता है, तो वो स्टॉक्स में भी किया जा सकता है। मेथड सेम है, आप भले स्टॉक्स करो, कुछ भी करो, नॉट ए इशू एट ऑल। एक और चीज, अगर कमोडिटीज में करोगे, गोल्ड में और एनजी में ब्यूटीफुल रिजल्ट्स है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। गोल्ड मिनी, आप गोल्ड बड़ा फ्यूचर मत कीजिएगा, लिक्विडिटी थोड़ी कम है, तो गोल्ड मिनी कीजिए, सुपर्ब रिजल्ट्स। आप एनजी कीजिए, सुपर्ब रिजल्ट्स। एनजी के ऑप्शंस में मत जाइएगा, वहां पे भी लिक्विडिटी का थोड़ा इशू है, क्योंकि हम स्कैल्प कर रहे हैं, और गोल्ड के भी ऑप्शंस में लिक्विडिटी का थोड़ा इशू है एज पर स्कैल्पिंग। अदरवाइज लिक्विडिटी है तो उनके तो फ्यूचर्स ही ट्रेड कर लो ना, क्या दिक्कत है। तो वहां पे भी बहुत अच्छा काम करता है, सो यू कैन डू इट एज वेल। ओके, तो आई होप आप सभी को ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा और ये स्ट्रैटेजी इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर ये स्ट्रैटेजी इंटरेस्टिंग लगी है तो हम आदिप सर के साथ इंट्राडे पे भी एक ऐसी और स्ट्रैटेजी डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको वो स्ट्रैटेजी चाहिए तो प्लीज कमेंट करिए इंट्राडे, तो आदिप सर के साथ हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसपे हम इंट्राडे के ऊपर बात करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे ही अगले पॉडकास्ट में ऐसे ही कोई एक इंटरेस्टिंग गेस्ट के साथ। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।